हेलो दोस्तों, Sky09 लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी यात्रा का दूसरा वीडियो पेश करने जा रहे हैं। हमारी यात्रा जो है वह पूरे लुसेंट के हिस्ट्री सब्जेक्ट को सरल भाषा में आपको समझाना है, क्योंकि यह किताब बहुतों के पास है पर पढ़ते बहुत कम ही लोग हैं। किताब लेके खरीद लेते हैं लोग और घर में रख देते हैं, तो उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि एक अच्छा आप कंपटीशन निकाल सकें। अगर आप मेरा वीडियो को देखने के बाद लुसेंट की बुक पढ़ेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको लुसेंट की बुक आसान लगने लगेगी। आज का हमारा टॉपिक है पुराण। पिछले क्लास में मैंने वेद और वेदांग के बारे में बताया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकें, जो आपके लिए यूज़फुल होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये वीडियो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो स्टार्ट क्लास है वो पुराण पे है। ठीक है, पुराण क्या है? पुराण में दोस्तों हमें मिलता है ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। ऐतिहासिक कथाओं का हमें क्रमबद्ध विवरण मिलता है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अब इस 18 में 5 में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है। ठीक है, पुराणों की जो संख्या 18 है उसमें केवल 5 में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है। वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है। पहली बात आप ये जान जाइए, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अब ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अब आंध्र सातवाहन वंश कैसे याद रहेगा? मत्स्य मतलब मछली समुद्र में पाई जाती है। मछली समुद्र में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश के पास समुद्र भरा पड़ा है। आंध्र प्रदेश समुद्र के पास ही है, तो जब भी मत्स्य आए तो आपके दिमाग में आंध्र प्रदेश याद आ जाएगा, तो आंध्र सातवाहन वंश आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो मत्स्य से मछली आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ समुद्र है, इसलिए आंध्र सातवाहन वंश आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है वायु पुराण। ये गुप्त वंश से संबंधित है। कभी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गुप्त वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, या वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। तो आपको याद कैसे होगा? तो जब भी कोई जैसे काम या जो गुप्तचर होते हैं वो वायु का झोंका फेंकते हैं ताकि लोग जो है भ्रमित हो सकें। पुराने ज़माने में गुप्तचर होते थे तो वो कभी जब फंस जाते थे तो वायु का झोंका फेंकते थे जिससे वो बच सके किसी और से। तो उससे आप याद कर सकते हो गुप्तचर से वायु। तो वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण हमारा मौर्य वंश से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से कैसे संबंधित है? ठीक है, विष्णु के अवतार थे कृष्ण, और कृष्ण के सर पर मोर का पंख था, तो इसीलिए मोर के पंख होने से मौर्य वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप लुसेंट के फर्स्ट पेज में आप देख सकते हो, इसके बारे में लिखा है। तो मत्स्य मछली आंध्र प्रदेश आंध्र सातवाहन वंश हो गया। ठीक है, वायु गुप्तचर वायु का झोंका देते थे ताकि वो बच सकें, तो वायु पुराण गुप्त वंश से हो गया। विष्णु का अवतार हो गया कृष्ण भगवान के ऊपर होता है मोर का पंख, इसलिए मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित हो गया। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब भूलोगे नहीं कभी। इसके अलावा
ब्राह्मण पुराण भी था और भागवत पुराण भी है। ठीक है, ये 5 पुराण आपको दिख गए। अच्छा, पुराणों का रचयिता आप जान जाइए। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। ठीक है, लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। अधिकतर पुराण की जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा में मैक्सिमम पुराण हमारी जो है वो लिखी गई है। एक किताब है, इसका नाम है मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किस किताब में है? मैत्रेयी संहिता में है। ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आया था कि बताइए शतपथ ब्राह्मण के में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम बताइए, पूछा था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम क्या है? तो गौतम रहुगुण है। तो एक ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगुण है। इसको कई चेंज कर भी पूछ सकता है कि राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगुण किस किताब में वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण, ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चारों आश्रम का उल्लेख। 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और 2-3 और थे, लास्ट में संन्यास लेता था। तो उन चारों आश्रम का उल्लेख जो है वो जाबालोपनिषद में किया गया है। ठीक है, स्मृति ग्रंथ ही सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति को कहा गया है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति को कहा गया है। अब मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हो और एक दो बार और रिवाइज कर लोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, फिर आपको भूल ही नहीं सकता है ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लूसेंट की बुक ले लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद उसको पढ़िए और नए समय फिर एक बार और वीडियो पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। गुप्त युग की जानकारी किस स्मृति से मिलती है? नारद स्मृति से मिलती है। ठीक है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ से मिलती है? जातक से मिलती है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक से मिलती है। हीनयान का बौद्ध धर्म एक संप्रदाय था, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु, और इस कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जिस किताब में लिखा हुआ है उस किताब का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्योंकि जैन धर्म में कई सारे गुरु थे पहले, 23 गुरु के बाद 24वें गुरु महावीर बने। तो उन 23वें गुरु का जो इतिहास था, जो भी था, वो कल्पसूत्र में लिखा गया। महावीर के जीवन कृत्य को जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में दिखाया गया है। महावीर भगवान बाद में आए, तो महावीर के जीवन कृत्य को जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में बताया गया है। ठीक है, एक किताब थी अर्थशास्त्र, आप लोग बहुत सुने होंगे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन, आप लोग को याद भी होगा। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं उनका नाम चाणक्य है। चाणक्य का और भी कई नाम थे, जैसे उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था।
या विष्णुगुप्त भी उनका नाम था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य है, या विष्णुगुप्त भी है, उनको जानते हैं इस नाम से। और अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में अर्थशास्त्र बटा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप ये नोट करिएगा कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, कितने प्रकरण हैं। तो 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे, तो उससे आइडिया लगा लें कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इसके वर्णन इसमें किया गया है अर्थशास्त्र में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही उनके पुरोहित थे चाणक्य, तो इसे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताया जाएगा। अर्थशास्त्र कई समय बाद इंडिया में मिली, तुरंत नहीं मिली, कहीं रिसर्च हुआ या कहीं खुदाई हुआ, उस समय अर्थशास्त्र मिला तो उसको अनुवाद करना पड़ा। तो अनुवाद किसने किया था? शाम शास्त्री ने। अंग्रेजों के समय की बात है, उस समय अर्थशास्त्र मिला, उसका लैंग्वेज कुछ और था, उसको हिंदी में अनुवाद किए शाम शास्त्री ने। ठीक है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, क्वेश्चन आ सकता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इसमें 8 तरंग हैं। ठीक है, इसके लेखक का नाम क्या है? कल्हण। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, चचनामा किताब है, चचनामा, उसके लेखक का नाम क्या है? अली अहमद। चचनामा किताब के लेखक का नाम क्या है? अली अहमद। और चचनामा किताब में जो लिखा हुआ है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत इसमें लिखा गया है चचनामा नामक किताब में। क्वेश्चन भी आ चुका है, चचनामा का लेखक का नाम बताइए, अली अहमद, और इसमें अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन आ चुका है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक का नाम पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी में मौर्य काल के पहले का इतिहास, जैसे मौर्य के पहले क्या क्या हुआ, नंद वंश थे और भी दुनिया भर के जो भी थे, उसका इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके लेखक कात्यायन हैं। ठीक है, और गार्गी संहिता में जो वर्णन मिला है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। यवन आक्रमण का उल्लेख भारत पे, जो भारत में यवन आक्रमण हुआ उसका उल्लेख गार्गी संहिता में है। ठीक है, पतंजलि, आप वर्ड बहुत सुने होंगे, पतंजलि जो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है उसका नाम बहुत सुने होंगे। पतंजलि कौन थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के। पतंजलि असल में योग इन्होंने स्टार्ट किया था, पतंजलि ने ही। तो पतंजलि किस वंश में मिले? शुंग वंश में थे। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे ये। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि था। ठीक है, इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों का ही इतिहास पता चलता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग को ये वीडियो पहुंच सके, उनको फ़ायदा कर सके। थैंक यू।